हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कताई के प्रकार, टाइप ऑफ स्पिनिंग मेथड, जो कि इसका संबंध कहीं ना कहीं टेक्सटाइल से है। और टेक्सटाइल में यहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कताई की विधि है, इसमें क्या किया जाता है, किसमें कॉम्बिंग की प्रोसेस होता है, किसमें कार्डिंग का प्रोसेस होता है या किसमें नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम पढ़े तो होते हैं, लेकिन जब परीक्षा हाल में बैठते हैं तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो क्यों ना कुछ इस तरह से पढ़ लिया जाए कि जो आज भी याद है और कल भी याद रहे। तो कुछ हमारा प्रयास इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं एक एक करके। जब हम कताई के प्रकार की बात करते हैं यानी कि टाइप ऑफ स्पिनिंग मेथड की बात करते हैं, तो मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो आपका आ जाता है यांत्रिक विधि यानी कि मैकेनिकल मेथड, और वहीं पर आपका दूसरा आता है रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड। जब हम पुनः यांत्रिक विधि में आते हैं यानी कि मैकेनिकल मेथड में आते हैं, तो आपका आता है पारंपरिक विधि और दूसरे आता है सामान्य विधि। पारंपरिक विधि यानी कि जो परंपरागत चली आ रही है, और सामान्य विधि जो जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। वहीं पर जब हम परंपरागत पारंपरिक विधि की बात करते हैं तो उसमें आपका दो आता है, एक आपका है तकली और दूसरा आपका है चरखा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि चरखे के साथ हमेशा आप गांधी जी को पाते हैं, जो कि चरखा भी पारंपरिक है और तकली भी। और यहाँ से एक क्वेश्चन टेक्सटाइल से आपसे बार बार पूछा जाता है, चाहे आप नेट जेआरएफ को देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है, एक से दो क्वेश्चन आपसे बन ही जाता है। जनरली आपसे पूछ लेता है कि सबसे पुराना जो है आपका कौन सा है, धागा बनाने का प्रथम यंत्र कौन सा है। धागा बनाने का प्रथम यंत्र, जब आपसे धागा बनाने का प्रथम यंत्र पूछे और उसमें आपको कहीं पर भी तकली मिल जाए तो आपको तकली ही टिक करना होता है। यानी कि धागा बनाने का सबसे सर्वप्रथम यानी कि सबसे पुराना प्रथम विधि प्रथम यंत्र आपकी तकली है। तकली ना रहे तब आप चरखे को कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब आपकी बात आ जाती है जनरल विधि सामान्य विधि की बात आ जाती है और इसमें से आपको ये तकली नहीं मिलता है, तब आप किसको करते हैं, रिंग को, यानी कि रिंग स्पिनिंग मेथड आपकी। लेकिन जब रिंग स्पिनिंग मेथड को आप सबसे पुराना या प्रथम विधि तब कहेंगे जब आपके ऑप्शन में तकली ना हो, तब ध्यान में रखना होगा। तो दो विधि आती हैं, तकली और आपकी चरखा को देखा। तो जब तकली की बात आती है तो आपने देखा कि यह धागा बनाने का प्रथम यंत्र है। उसके साथ से साथ है इस तकली के माध्यम से आपके ऊन, रेशम, कपास की कताई की जाती है। ऊन, रेशम और कपास की भी कताई की जाती है। वहीं पर जब चरखे की बात आती है तो आपका चरखा भी धागा कताई का यंत्र है। और चरखा इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप मलमल का जब नाम लेते हैं तो वहाँ पे जो प्रसिद्ध मलमल की बात आती है तो ढाका का मलमल नाम आता है। तो ढाके के मलमल का धागा जो तैयार किया जाता है वो चरखे के माध्यम से तैयार किया जाता है। उसके साथ ही साथ आप लोग देखते हैं कि कश्मीर की पश्मीना, पश्मीना जब धागे की बात आती है तो उस धागे की भी कताई जो है इसी चरखे के माध्यम से की जाती है। यहीं पे हम आपको बता दें कि सबसे प्रथम यानी कि प्रथम कताई की मशीन, प्रथम कताई की मशीन का आविष्कार सन 1764 में हुआ। प्रथम कताई की मशीन का आविष्कार सन 1764 में हुआ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट जाइए, 1764 में हुआ। और कताई मशीन जिसको हम लोग कहते हैं स्पिनिंग इंग्लिश में, यानी कि उस मशीन का नाम रखा गया स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी, इसको यहां से लेट कर लीजिए। और जैनी हमने नाम लिया, हमारे दिमाग में तुरंत और एक क्वेश्चन आपके आगे आपसे पूछा जाता है कपास से बिनौला निकालने की यांत्रिक मशीन का नाम क्या है। तो उसका नाम है कार्टन जिन। यहाँ से जैनी और जिन को आप एक साथ लिख लीजिएगा, आपको रिलेट करने में, याद करने में आसानी होगी। तो 1764 में किया जाता है प्रथम कताई की मशीन, जिसका नाम होता है स्पाइनिंग जेनी। और इसका आविष्कार एक इंग्लिश मैन के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है जेम्स हार्गरीविज। हार्गरीविज, जेम्स हार्गरीविज, जेम्स हार्गरीविज के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, 1764 में। और मशीन का नाम क्या होता है,
स्पाइनिंग जेनी, स्पाइनिंग जेनी, यही आपकी प्रथम जो है मशीन है, कताई की प्रथम मशीन स्पाइनिंग जेनी, जिसका आविष्कार 1764 में हुआ था। और जो उसका आविष्कार एक इंग्लिश मैन ने किया था, उसका नाम था जेम हारग्रीव्स। चलिए, इसकी बात हो गई। अब वहीं पर जब हम सामान्य विधि में देखते हैं तो सामान्य विधि इसकी कताई की 6 विधियां हैं, जिसमें आप लोग सबसे पहले देख रहे हैं रिंग स्पिनिंग मेथड, दूसरा आपका सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड, आपका थर्ड है ओपन एंड स्पिनिंग मेथड, फोर्थ आपका है फ्रिक्शन स्पिनिंग मेथड, आपका फिफ्थ है ट्विस्टलेस स्पिनिंग मेथड, और आपका छठा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग मेथड। तो एक एक करके देखते हैं इसको। जब आपके रिंग स्पिनिंग मेथड की बात आती है तो हमने बताया कि सबसे पुराना, लेकिन जनरल में आएगा, सामान्य में आएगा, सबसे पुरानी विधि है धागा कताई की, लेकिन आपको सामान्य में आ जाएगा। लेकिन वहीं पर जब पारंपरिक आपका दे देगा तब वहां पे आप तकलीफ करेंगे। इसको मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब जब हम रिंग कताई की बात करते हैं तो इसमें आप जो ही रिंग कताई की बात करेंगे तो आपको दो फ्रेम की बात आती है, एक आपका रिंग फ्रेम आता है, एक आपका म्यूल फ्रेम आता है। जब हम रिंग फ्रेम की बात करते हैं तो इसमें सारी की सारी प्रक्रियाएं एक ही साथ होती हैं। रिंग फ्रेम में सारी की सारी प्रक्रियाएं एक ही साथ होती हैं, जैसे कि खींचना, ऐंठना, लपेटना, खींचना, ऐंठना, लपेटना, ये सारी क्रियाएं एक ही साथ होती हैं। और सारी क्रियाओं का एक ही साथ घटित होना, जिसके कारण हमें उच्च क्वालिटी का धागा तो नहीं प्राप्त हो पाता है, इससे मोटा खुरदुरा धागा प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर रिंग स्पिनिंग मेथड में ही आपकी जो सेकंड है उसमें जो फ्रेम यूज किया जाता है, आप ने देखा रिंग फ्रेम के देखा उसमें कि आपका लपेटना, खींचना, सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। लेकिन वहीं पर जब हम दूसरा फ्रेम यूज करते हैं रिंग स्पिनिंग मेथड में, वो आपका म्यूल फ्रेम है। म्यूल फ्रेम का जब यूज करते हैं तो इसमें सारी की सारी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, सारी की सारी प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी, अर्थात इससे बनने वाला जो रेशा महंगा होगा। महंगा होने के साथ साथ जब सारी प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी तो इससे जो हमारे धागा की प्राप्ति होगी वह उच्च क्वालिटी की होगी, अर्थात महीन धागे की प्राप्ति होगी, उसकी मजबूती अच्छी रहेगी, उसमें ऐंठन अच्छी रहेगी, यानी कि सारे के सारे गुण उच्च क्वालिटी के हमें प्राप्त होंगे। लेकिन कब होंगे? जब हमें जो है म्यूल फ्रेम का यूज करेंगे, अर्थात इसमें धन भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, और इसके साथ ही साथ श्रम भी ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, इतनी बात हो गई आपके रिंग कताई को लेकर के। और रिंग कताई में आप लोगों ने देखा, वहीं पर जब अगली कताई की बात आती है तो देखिए सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड। सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड की बात आती है तो यह और कुछ नहीं बल्कि आप एक प्रकार जानिए कि म्यूल फ्रेम का ही एक एडवांस वर्जन है। म्यूल फ्रेम में भी सब कुछ अलग अलग हो रहा था, उसी का जानिए विकसित है अगला वर्जन है आपकी सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड। इसका सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो कि म्यूल फ्रेम का ही विकसित है, यानी कि इसमें भी सारी की सारी प्रक्रियाएं खींचना, लपेटना, कताई, सारी की सारी प्रक्रिया अलग अलग होती हैं। लेकिन इसकी जो विशेषता थी वह जो हमारा म्यूल फ्रेम का हम लोग यूज करके अलग अलग कर रहे थे, उससे इसकी स्पीड, गति, जो धागा बनाने की रेशियो था वह इससे कहीं ना कहीं म्यूल फ्रेम से 10 गुना अधिक था। यानी कि जितने टाइम में अगर हम 1 किलो धागा प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि हम सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम 10 किलो धागा प्राप्त कर लेंगे। तो इसको जाना, और इसी से सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग मेथड से ही आपके उच्च श्रेणी के कपड़े भी तैयार, जैसे आपका वेस्टेड, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें आपका समय भी कम लगने लगा, धन भी कम लगने लगा, और आपका श्रम भी कम लगने लगा। वहीं पर जब अगले स्पिनिंग मेथड की बात आती है तो आपका नाम आता है ओपन एंड स्पिनिंग मेथड। ओपन एंड स्पिनिंग मेथड, देखिए हम इसके सिर्फ और सिर्फ यहीं से, इसके सेंटेंस से ही हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं। और ओपन एंड स्पिनिंग मेथड का आविष्कार 1960 में हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि ओपन एंड, ओपन खुल तो रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है। तो आप लोग जब देखेंगे धागा निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे तो देखेंगे आपकी कार्डिंग होती है, कार्डिंग के जस्ट बाद आपकी कॉम्बिंग होती है। कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई करना। धुनाई करने का तात्पर्य है कि रेशे से जो गंदगियां हैं, गंदगियों को अलग करना, यानी कि उसको साफ करना। उसके बाद कंघी किया जाता है, कंघी करने से रेशे समानांतर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लिखा गया ओपन एंड, ओपन तो हुआ लेकिन एंड हो गया, ओपन तो हुआ लेकिन एंड हो गया, यानी कि कार्डिंग का प्रोसेस होता है लेकिन कॉम्बिंग का प्रोसेस नहीं होता है। मुख्य बात जो आपको याद रखनी होगी वो आपकी है ओपन एंड, यानी कि जो धागा बनाने की प्रक्रिया तो ओपन हो रही लेकिन तुरंत एंड हो जा रही, यानी कि कार्डिंग का प्रोसेस होता है और कॉम्बिंग का नहीं होता है। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1960 में।
अब अगले हमारे अगली जो हमारी विधि आती है फ्रिक्शन स्पिनिंग मेथड। अब देखिए जब फ्रिक्शन की बात आती है यानी कि घर्षण देती करके, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अभी दीपावली बीती है, आप लोग देखते हैं दिए के लिए आप लोग बाती बनाते हैं, और एक सीरियल भी याद आ रहा है, आप लोग बहुत देखते होंगे, दिया और बाती हम। तो जब लोग बाती बनाते हैं देखते हैं कि हाथ से उसको फ्रिक्शन देते हैं, रगड़ रगड़ के बनाते हैं, रगड़ रगड़ के बनाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग पोनी का, रुई का यूज करते हैं, कॉटन का यूज करते हैं, उसमें कार्डिंग की प्रक्रिया तो हुआ रहती है जिससे गंदगी साफ रहती है रुई, लेकिन उसमें जो है कॉम्बिंग की प्रक्रिया नहीं हुई रहती है, एक समांतर रेशा नहीं रहता, बल्कि वहां से हम खींच करके उसको जो है उसको ऐडते हैं, फ्रिक्शन देते हैं। अर्थात जो आपका फ्रिक्शन मेथड है, फ्रिक्शन स्पिनिंग मेथड है, इसमें भी जो है आपकी कॉम्बिंग की क्रिया नहीं होती है। और यहीं पर जब हम लोग देखते हैं कि उसको हम इस तरह से रगड़ रगड़ करके उस धागे का निर्माण कर रहे हैं, तो बताइए क्या उसकी मजबूती अच्छी होगी। अर्थात फ्रिक्शन स्पिनिंग मेथड से निर्मित धागे में सामर्थ्य क्षमता कम होती है, और सामर्थ्य क्षमता कम होती है और हम लोग फ्रिक्शन से प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात इसकी लागत भी कम होती है, श्रम भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। इतनी प्रक्रिया हो गई। अब वहीं पर बात आती है हमारी ट्विस्ट लेस स्पिनिंग मेथड, जिसका नाम ही है ट्विस्ट यानी कि ऐठन, लेस माने नहीं, स्पिनिंग मेथड यानी कि बिना ऐठन के ही धागे की प्राप्ति करना। अब बताइए बिना ऐठन के धागा कैसे प्राप्त होगा। हमको हमारा जो है रेशा फाइबर छोटा छोटा है, लेकिन हमको लंबा धागा प्राप्त करना है, तो बिना ऐठ के हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम इसको चिपका दें, आपस में चिपका दें एक दूसरे को, तो हमको लंबा प्राप्त हो जाएगा। आप लोग फेविक्विक का यूज बहुत करते हैं, देखते हैं कि आपका स्लीपर कुछ भी टूट जाता है तो आपको तुरंत याद आता है नाम एक फेविक्विक, जो कि बहुत ही कारगर सोल्यूशन है, जो तुरंत आपको आपके काम को आगे बढ़ा देता है। तो आप उसको चिपका देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम जब धागा निर्माण की प्रक्रिया बात करें तो इसमें भी आपके ट्विस्टलेस है, तो यानी कि इन रेशों को चिपकाने के लिए किसी प्रकार की गोंद की आवश्यकता होगी। अर्थात जब ट्विस्टलेस की बात होगी जिसमें ऐठन नहीं है, तो ऐठन ना हो और धागा चिपक करके रेशा चिपक करके हमको धागे की प्राप्त हो जाए, अर्थात इसको हम चिपकाएंगे, चिपकाने के लिए गोंद का यूज करेंगे। लेकिन जब इससे कपड़े को प्राप्त करेंगे तो गोंद तो उसमें होता नहीं है। तो इसके बाद कपड़ा तैयार होने के बाद, धागा तैयार होने के बाद आपकी और प्रोसेस किया जाता है, 3 से 4 बार इसको साफ किया जाता है बाई केमिकल, और ये धीरे धीरे जो है आपका गोंद हट जाता है और हमें एक जो है धागा प्राप्त हो जाता है। वहीं पर आपकी जो छठा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पाइनिंग मेथड, जिसका आविष्कार 1960 में हुआ था, और वहीं पर फ्रिक्शन का भी जो है फ्रिक्शन स्पिनिंग मेथड का आविष्कार 1970 में हुआ था। और इसका आविष्कार किसने था, डॉक्टर अर्नेस्ट फेहरर ने किया था, डॉक्टर अर्नेस्ट फेहरर ने किया था 1970 में। जबकि ओपन एंड स्पिनिंग मेथड का आविष्कार 1960 में हुआ था, और उसके साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग मेथड का भी आविष्कार 1960 में हुआ था। अब देखिए जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात आ जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके छोटे और बड़े रेशों को अलग कर लिया जाता है। जब छोटे और बड़े रेशे हमारे अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको पता है कि इससे जो हमारा धागा प्राप्त होगा वह उच्च क्वालिटी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि अलग बड़े बड़े रेशे हैं, उस पर जो है कताई की प्रक्रिया में उसमें ऐठन को कहीं कम रखने की आवश्यकता होगी, जो छोटे रेशे होंगे उनमें कम रखने की आवश्यकता हो, ज़्यादा रखने की आवश्यकता होगी। तो कई सारी बातें हो जाती हैं जिससे इनके प्राप्त धागों की क्वालिटी में हमको भिन्नता देखने को मिलती है। तो सिर्फ इतना जानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग मेथड में जानिए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इसके छोटे और बड़े धागों को अलग कर लिया जाता है। वहीं पर आपका बात जब आती है रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड, आपका 4 आता है, और इसे हमें विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, क्योंकि हम जब केमिकल विधि की बात आती है तो देखते हैं कि कई प्रकार के केमिकल का यूज थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन इससे जो धागा बहुत लंबे आसान हो जाता है, ज़्यादा इससे जो है हम प्रोडक्शन मिलता हमको है। देखिए जब रासायनिक विधि की बात करते हैं तो आपको पता है इसके 4। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्द्र कताई यानी कि वेट स्पिनिंग मेथड की बात करते हैं। जब हम आर्द्र कताई यानी कि वेट स्पिनिंग मेथड की बात करते हैं तो हमें पता होगा कि जो हमारा पॉलीमर है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि केमिकल विधि की बात हो रही है, तो आपको पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर हुआ करता है इसमें आप लोग देखते हैं पॉलीमराइजेशन, जैसा कि आप लोग नायलॉन की बात करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन को देखा था। तो पॉलीमराइजेशन यानी कि जो उसके पॉलीमर है उसको गलाना होगा, और गलाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, केमिकल का यूज करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने वहां पर देखा था हम लोग यूज कर रहे थे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जब आर्द्र कताई की बात करते हैं तो आर्द्र कताई में सबसे पहले जो आपके पॉलीमर हैं उनको गलाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एक कोई घोलक का यूज करेंगे, और आपका घोलक इस प्रकार का होगा
कि वह गैर वाष्पशील हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वाष्पशील घोलक के माध्यम से उस पॉलीमर को घोल रहे हैं जिससे हमें रेशा प्राप्त करना है, तो वह हमारा जो वाष्पशील घोलक है वह उड़ जाएगा और हमारा धागा पुनः कठोर हो जाएगा। तो जब हम आर्द्र कताई की बात करते हैं, यानी कि वेट वेट मेथड की बात करते हैं, वेट स्पिनिंग मेथड की बात करते हैं, तो इसमें आपको गैर वाष्पशील विलायक का प्रयोग किया जाता है। विलायक यानी कि जो उस पॉलीमर को घोल दे। जब पॉलीमर हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उस लिक्विड फॉर्म को स्पिन रेट के माध्यम से गुजारा जाता है। अब आपको पता है स्पिन रेट में बहुत महीन महीन छिद्र हुआ करते हैं जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार मोटा और पतला कर सकते हैं। जब स्पिन रेट के माध्यम से हम उसको गुजारेंगे तो हमें पतले पतले रेशे प्राप्त हो जाएंगे। और हमें पता है कि यहाँ पर अवाष्पशील है, जो विलायक हमने यूज किया है वह अवाष्पशील है, वाष्पशील तो है नहीं, उड़ जाएगा। स्पिन रेट से प्राप्त किया तो वह लिक्विड फॉर्म में रहेगा, महीन महीन, यानी कि अगर उसको हम आपस में छोड़ दें तो चिपक जाएगा। तो इसके लिए एक अतिरिक्त घोल का यूज किया जाता है जो इसको जमा देता है। जमाने वाले घोल का प्रयोग किया जाता है और स्पिन रेट के माध्यम से उसी घोल में इसको गिराया जाता है, जिससे यह घोल उसको जो है जमा देता है। और जब वहां पे जम जाता है तो पुनः इस रेशे को लपेट लिया जाता है बाइबिन पर, या जो इसको साफ करने के लिए अदर यानी कि एडवांस प्रोसेस को किया जाता है। तो बात यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। आर्द्र कताई, ध्यान रखिए, आर्द्र कताई में हम लोग अवाष्पशील आर्द्र कताई के लिए, रुकिए मैं इसको स्किप करके, चलिए देखिए अब आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब हम आर्द्र कताई की बात करेंगे और हमको पॉलीमर गलाना है, इस प्रकार की आर्द्र कताई में पॉलीमर को गलाने के लिए अवाष्पशील घोलक का यूज करेंगे। जब हमारा पॉलीमर घुल जाएगा, स्पिन रेट के माध्यम से गुजारेंगे और पुनः एक जमाव उसको जमाने वाले घोलक में डालेंगे और वहां पे हमें धागा जम जाएगा और पुनः उसको हम रील पे बाइबिन पे लपेट लेंगे। वहीं पर जब हम शुष्क कताई की बात करते हैं तो शुष्क कताई में हमको पता है किसको जो है हीट चैम्बर का यूज करते हैं शुष्क कताई में, क्योंकि हम इसमें जो हमारा धागा प्राप्त हो रहा है इसको सुखा करके वहां से उसको हटाएंगे। अर्थात सुखाने के लिए यह तभी सूखेगा जब कोई वाष्पशील घोलक होगा। अर्थात शुष्क कताई में जो पॉलीमर है, पॉलीमर को घोलने के लिए वाष्पशील घोलक का प्रयोग किया जाता है। वाष्पशील घोलक के माध्यम से पॉलीमर को घोल लिया जाता है और पॉलीमर घोलने के बाद स्पिन रेट से गुजारा जाता है और स्पिन रेट से गुजरने के बाद जो हमें धागा प्राप्त होता है वहां उसको हीट चैम्बर के माध्यम से गुजारता है। हीट चैम्बर के माध्यम से वहां से उसको मिल जाती है गर्म वायु। जब गर्म वायु से टकराती है तो वाष्पशील विलायक था, वाष्पशील था और वह उष्मा हीट के संपर्क में आकर वाष्पशील हो जाता, उड़ जाता है, जिसके कारण ही हमें जो है एक धागे की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद आती है आपकी पिघली कताई। आपको मेल्ट स्पिनिंग मेथड के नाम जाना है। मेल्ट का मतलब ही होता है पिघलाना, अर्थात इसमें पिघलाने के लिए ताप का यूज किया जाता है। बहुत बारीक अंतर है, आप लोग तीनों में देखेंगे। इसके आर्द्र था, इसमें जो आर्द्र कताई था इसमें हमने पिघलाने के लिए अवाष्पशील विलायक का यूज किया। लेकिन वहीं पर जब शुष्क कताई की हमने बात किया तो हमने वाष्पशील विलायक का यूज किया। लेकिन जब हम पिघली कताई यानी कि मेल्ट स्पाइनिंग मेथड की बात कर रहे हैं तो इसमें पॉलीमर को पिघलाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ताप का यूज कर रहे हैं और पिघला करके स्पिन रेट से गुजार करके पुनः इसको सुखा करके हमें रेत धागे की प्राप्ति हो जाती है। वहीं पर जब हम द्विघटक कताई यानी कि बायो कंपोनेंट स्पिनिंग मेथड की बात करते हैं, बायो कंपोनेंट स्पिनिंग मेथड को द्विघटक कताई के नाम से जाना जाता है। जब आपको नाम से ही स्पष्ट है कि द्विघटक यानी कि इस प्रकार के धागे की कताई में आपके दो प्रकार के घटक का यूज हो रहा है, अर्थात दो प्रकार के पॉलीमर का एक साथ प्रयोग कर उसको ताप से पिघलाकर और उससे स्पिन रेट के माध्यम से जब धागे की प्राप्ति होती है तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को द्विघटक कताई यानी कि बाई कंपोनेंट स्पिनिंग मेथड के नाम से पाया जाता है। लेकिन जब इसको हमने नेट पे खंगाला तो हमको ये भी मिला और कहीं कहीं पर यह भी मिला कि दो प्रकार के पॉलीमर को दो अलग अलग स्पिन रेट के माध्यम से गुजार कर और वहां से रेशे की प्राप्ति की जाती है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि कताई के प्रकार, टाइप ऑफ स्पिनिंग मेथड आपको समझ में आ गया होगा और कुछ इस प्रकार समझ में आ गया जिसको आप चाहकर भी ना भूल पाएं। तो चलिए, यदि आपके नॉलेज में जरा सा भी इनहेंस हुआ हो, आपको लगता हो कि हमारे लिए ही परिश्रम किया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे प्रथम बार आए हों तो सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए, जिससे हम मोटिवेटेड रहकर आपके लिए कार्य कर पाएँ। धन्यवाद।